कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद ऐसा लगा कि लहर नहीं, सुनामी, नरेंद्र मोदी की सुनामी आई हुई है और उसमें बहुत सारे दल जो बहुत कुछ दावे कर रहे थे वो उसमें बह गए। बिहार में भी कुछ यही हाल रहा। 40 सीटें थी, 39 सीटों पे एनडीए ने जीत हासिल की और एक जगह सिर्फ कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रही। वहीं हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की राजद, जिसका खाता नहीं खुल पाया। अब ये खाता क्यों नहीं खुला? लालू जी के नहीं रहने के कारण नहीं खुला या फिर जो महागठबंधन था उसके तालमेल के अभाव में नहीं खुल पाया, ये चर्चा का विषय है। इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उनका शुरू से ये कहना था, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सभाएं हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जो वो स्वयं कहते थे कि 300 के पार, और वाकई जनता ने उन्हें 300 के पार प्रचंड बहुमत के साथ सदन में भेजा है। और इसके साथ जहां प्रचंड उनको कामयाबी मिली है, वहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी नरेंद्र मोदी के सर पे देश के लोगों ने दिया है। आने वाले समय में अब देखना होगा कि उस बड़ी जिम्मेवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से निभाते हैं। कल उनका राष्ट्रपति भवन में दूसरी बार शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके साथ बहुत सारे मंत्रियों ने भी शपथ लिया। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक थोड़ी सी कमी अगर दिखाई दी तो बिहार के लेकर के बिहार के लोगों ने ये सोचा था कि इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए को बिहार वासियों ने बहुमत दिया है, तो यहाँ पे मंत्रियों की भी अच्छी खासी संख्या होगी। लेकिन हालांकि 6 मंत्री बिहार कोटे से बनाए गए हैं, लेकिन उसमें एक भी लोग जदयू के नहीं हैं। कल खबरें आ रही थी टीवी चैनलों पे कि यहाँ पे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से नाराज दिख रहे थे। एक मंत्री की बात चल रही थी कि एक मंत्री जदयू का भी होगा, शायद इसको लेकर के नाराजगी थी और इसको लेकर के उन्होंने कहा कि नहीं, हम एनडीए के साथ हैं, हम उनके हर कदम से कदम मिला के चलेंगे, लेकिन सरकार में नहीं रहेंगे। अब इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करने के लिए सिवान में जीरादेई के विधायक, जदयू के विधायक हैं जीरादेई के, रमेश सिंह कुशवाहा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जो 2019 का चुनाव यहाँ पे हुआ उसमें इनकी अहम भूमिका रही और काफ़ी मेहनत किया, लेकिन मंत्रिमंडल में जदयू का एक भी सदस्य का नहीं जाना कहीं न कहीं बिहार वासियों को खटक रहा है। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर। अब ये सवाल कल आपने भी देखा होगा टीवी चैनल पे कि थोड़ी सी नाराजगी, क्या वाकई नाराजगी है या कुछ और है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग बिहार से मंत्री बने हैं या पूरे मोदी जी ने जो अपना कैबिनेट का गठन किया है, कल शपथ लोग लिए हैं, हम सबको हृदय से अपनी ओर से मुबारकबाद देते हैं। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराज़गी की बात, तो मैंने देखा कि देखिए माननीय नीतीश जी बहुत दूरदर्शी आदमी हैं। उन्होंने काफ़ी सोच समझ करके ये अपना स्टैंड क्लियर किया कि जनता दल वो सरकार में शरीक नहीं होगा, हम लोग एनडीए के एक अंग हैं, पार्ट हैं और रहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा और कहीं से उनके चेहरे से, उनके वक्तव्यों में कोई नाराज़गी नहीं दिखी हमें, कोई ऐसा ईगो भी नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि भाई बिहार में हम सरकार साथ में चला ही रहे हैं
और आगे भी सरकार चलती रहेगी। हम लोग तो साथ हैं ही, लेकिन सरकार में हम कोई सिंबॉलिक तौर पर सांकेतिक रूप में हम शरीक नहीं होंगे। लेकिन इस तरह से जैसे अब 6 सीट लेकर के कहीं ये मामला तो नहीं कि 6 सीट जीतने वाले रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को एक मंत्री पद का कोटा दिया गया और आप 16 सीटों पे विजय हासिल किए हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 या 3 आप चाहते थे कि हमें वो सीट मिले उस हिसाब से, जिस हिसाब से एलजेपी को दिया गया था? और होना भी चाहिए, जब 6 सीट वाले को एक मंत्री पद मिल जाता है तो 16 सीट वाले को उस आंकड़े के हिसाब से अगर किया जाए तो 2 या 3 तो बनता ही था। देखिए, हम उस संख्या बल पर हम नहीं जाना चाहते हैं कि 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए। हम लोगों के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय नीतीश कुमार जी, मैं समझता हूं कि उनका निर्णय काफ़ी स्वागत योग्य है। वो पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को और पार्टी के जो केंद्रीय लीडरशिप है उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके ही ऐसा निर्णय उन्होंने लिया, ये स्वागत योग्य है। एक और मसला हम लोगों ने देखा था चुनाव के दौरान, जब चुनावी कैंपेनिंग चल रहा था, और सिर्फ सिवान में ही नहीं, सिवान में तो वो चीज़ दिखाई दे रहा था, पूरे बिहार में ये दिखाई दे रहा था कि जदयू एक सेकुलर पार्टी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और बीजेपी थोड़ा सा हिंदुत्व के लेकर के उसे सांप्रदायिक पार्टी माना जाता है कि वो एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन जिस तरह से पूरे जदयू का भगवाकरण हुआ था और कुछ मुद्दे भी हैं जैसे धारा 370, राम मंदिर, उसको लेकर के बराबर मुख्यमंत्री जी का आते रहता है कि हम इस पे हमारा स्टैंड अलग है, उनका स्टैंड अलग है। धारा 370 पे उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा था, चाहे वो आपके बड़े नेता केसी त्यागी हों या मुख्यमंत्री जी, कि हम इसमें एनडीए के साथ नहीं हैं। क्या इन मुद्दों को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये मुद्दे सामने आएंगे और उसके पहले नीतीश जी चाहते हैं कि बिल्कुल हम अपने स्थान को बनाए रखें? देखिए, आगे एनडीए की सरकार माननीय मोदी जी क्या फैसला लेंगे, नया कैबिनेट बना है वो तो वो बताएंगे। लेकिन जहाँ तक धारा 370 की बात है, 35A की बात है, राम मंदिर की बात है, इस पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हम लोग माननीय नीतीश जी के साथ हैं और उनका स्टैंड जो भारत की जो विशिष्टता है, भारत में जो विविधता है, उसके अनुरूप सही है। और हम लोग कभी भी इन मुद्दों पर, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर, धारा 370 के मुद्दे पर, हम लोग किसी से भी कोई समझौता नहीं कर सकते। एक नया नारा मोदी जी ने दिया पिछले साल, पिछली बार जब 14 में आए थे। राम मंदिर और भी बहुत से मुद्दे थे, लेकिन उसके बाद जब चुनाव जीत के आए तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। इस बार उस नारे में एक शब्द और जुड़ गया, सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास की बात हो रही है। लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी मुसलमानों को भी अपने पक्ष में लाने के लिए तैयार बैठे हैं? देखिए, उनका जो पहला संबोधन हुआ तो उनके वक्तव्यों से हमें ऐसा लगा कि जो देश की जो विविधता है उसके अनुसार मोदी जी आगे बढ़ेंगे, मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर भी वो काम करेंगे। लेकिन आगे क्या करते हैं वो तो देखना है, अब देश की जनता देखेगी। अगर धारा 370 की बात आती है, चूंकि प्रचंड बहुमत है उनके पास, आप उनका साथ दें ना दें वो अलग बात है, लेकिन उनके पास स्पष्ट बहुमत है। अगर धारा 370 या राम मंदिर पर कोई अध्यादेश आता है तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पहली बात है कि सब सेंट्रल इशू है। हम लोग तो आपसे पहले भी हम बता चुके हैं कि हम लोग एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, एक छोटे कार्यकर्ता हैं। इन सवालों पे जो हमारे माननीय नीतीश जी का जो स्टैंड होगा वही स्टैंड मेरा होगा। जो हमारी पार्टी का फैसला होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा, वही फैसला मेरा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ जब ये चीज़ें अगर थोपी जाएगी अध्यादेशों के जरिए, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर का सवाल हो, इसमें हम लोग इन सब चीज़ों को हमारी पार्टी पूरी गंभीरता से लेगी
और देश के जनता की मिजाज के साथ हमारी पार्टी खड़ी होगी। अच्छा रमेश जी, बहुत से लोग बिहार के जो लोग हैं, सिवान के भी लोग उसमें शामिल हैं, सबको ये लग रहा है कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत आपके पार्टी को मिला है, 17 में 17 सीटें आपको मिली थी, समझौते के तहत 16 सीट पे आपने विजय हासिल किया। लोगों का कहना है कि एक आशंका वो व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसी साल चुनाव हो जाए बिहार विधानसभा का। आपको क्या लगता है कि ऐसा संभव है क्या? देखिए, चुनाव तो हमें नहीं लगता है, चुनाव समय पर ही होना चाहिए। चुनाव समय के पहले होने की शायद हमें दूर दूर तो कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, और चुनाव समय पर ही हो तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। दुरौदा विधानसभा आपकी जो कविता सिंह वहाँ की विधायक थी और अब वो सांसद बन चुकी हैं, अगर 2020 में चुनाव होता है तो हालांकि एक नियम है कि 6 महीना से ज़्यादा आप उस सीट को खाली नहीं रख पाते हैं, तो क्या वहाँ चुनाव होगा? चुनाव तो होना ही चाहिए, समय सीमा के अंदर जो संवैधानिक नियम है उससे तो 6 महीने के पहले चुनाव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? हालांकि बहुत से अभी नाम तैर रहे हैं कि ये वहाँ के प्रत्याशी होंगे, ये होंगे, ये होंगे। क्या हम लोग ये मान के चले कि आने वाले विधानसभा का चुनाव अगर दिनौदा विधानसभा उपचुनाव होता है तो अजय सिंह वहाँ के प्रत्याशी होंगे? अब देखिए, हम लोगों के पार्टी में प्रत्याशी कौन हो गया मैं ठीक ठीक नहीं बता पाऊंगा। ये तो माननीय नीतीश जी का अपना निर्णय होगा कि दरौंदा विधानसभा के उपचुनाव कौन लड़ेंगे। हमारे भी पार्टी के भीतर से बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा है, और इच्छा स्वाभाविक है कि इच्छा होनी भी चाहिए, और लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं तो मैं इसे सकारात्मक रूप से ही लेता हूँ, ये कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। जी। तो अब ऐसे तो हम देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से कि बीजेपी के भी बहुत सारे उम्मीदवार सामने आ गए हैं। शायद सारे उम्मीदवार अगर लड़ जाएं जितने दावेदार हैं तो हमको लगता है कि 4-5 हज़ार में ही डिसीजन हो जाएगा है कि नहीं, उसी पे हार जीत हो जाएगी। फिर भी आपके जिलाने में बहुत से उम्मीदवार हैं। हाँ, बहुत सारे उम्मीदवार हैं और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में तो लोकतंत्र के यही तकाजा भी है, ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में लोगों को जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह की बातें हुई कि नीतीश जी एकदम अलग आ गए कि हम उसमें शामिल नहीं होते, इसका प्रभाव पड़ेगा क्या आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, उसको विधानसभा से जोड़ करके ना देखा जाए। ये मतलब केंद्र जो चुनाव हुआ, चुनाव में जो जनता का मत आया उसमें भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पर चली गई, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है भाजपा की। तो माननीय नीतीश जी ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हम स्वागत करते हैं और हम एनडीए के साथ हैं, आगे भी रहेंगे, बिहार में भी हैं, और अभी सरकार साथ में मिलकर चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। ऐसा उसको विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देखना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। चलिए, आपने देखा कि अभी रमेश जी से बात हो रही थी, जो कल मंत्रिमंडल में नीतीश जी शामिल नहीं हुए उसके लेकर के उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये बहुत ऊपर का मामला है और नीतीश जी बहुत दूरदर्शी नेता है और समय समय पर बिहार को उनकी दूरदर्शिता दिखाई भी दी है। शायद नीतीश जी ने कुछ अलग सोचा होगा और उसी सोच के तहत उनका जो फैसला था, फैसला लिया है। अब देखना होगा कि इसका रिजल्ट जो है वो किस तरीके से, किस रूप में सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए से नीतीश कुमार बिल्कुल एक दूरी, एक सीमा में बनाए हुए हैं, अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। गठबंधन सही सलामत चलेगा या यूं ही खटास के माध्यम से, ये अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि इस पर आगे चलकर नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, रमेश जी भी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत है। इस आधार पे हो सकता है कि उनकी सोच अलग हो, उनके एजेंडे अलग हों, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा सेकुलरवाद के सिपाही हैं और वो अपने उस सेकुलरवाद से कभी समझौता नहीं करेंगे।
खैर हमें इंतजार करना होगा, कुछ समय के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे जो ये एनडीए का जो राजनीति ऊंट है वो किस करवट जाके बैठता है।